कोई ब्यूरोक्रेट थे साहब, उन्होंने गॉगल्स लगा के मोदी जी को रिसीव करने चले गए थे। वो मोदी जी ने उसको लाइक नहीं किया। मोदी इज अ डिसिप्लिन, जो हम आर्मी में बोलते हैं ना, आर्म फोर्सेस में एक डिसिप्लिन होती है, उस डिसिप्लिन के वो पुजारी हैं। तो हमें 79 की बात कर रहा हूँ, 1979, तो हर एक घरों में पाकिस्तान का झंडा दिखाई देता। अच्छा, हाँ। तो मैं उनसे पूछता था भैया कि ये झंडा क्यों लगाए, और कहीं पर भी गांधी की या नेहरू की या इंदिरा गांधी की, कहीं सारे उस समय जिन्ना की तस्वीरें उन घरों में हमें, मैं बता रहा हूँ खुद, और ये सब पेट्रोल रिपोर्ट में सबको पता है। इस्लामिक जिहाद की बात बार होती है, आप इस्लामिक कह लीजिए या उसको ये कह लीजिए कि जो जिहाद वो उसके बरखिलाफ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारतीय सेना की जब बात आती है तो बहुत सारी चीजें हमारे जहन में घूमने लगती हैं कि आखिर भारतीय सेना जो है वो किस क्षमता के साथ आज मजबूती से है, और बातें और भी हैं कि वर्ल्ड में क्या कुछ चल रहा है, उसका कितना इंपैक्ट भारत पर पड़ेगा, भारतीय सेना पर पड़ेगा, या फिर भारत आज किस क्षमता के साथ पड़ोसी जो देश हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क किस हरकत से जो है वो हमारी तरफ देखते रहते हैं। तमाम चीज़ों पर आज बात होने वाली है। मेरे साथ बेहद खास मेहमान मेजर जनरल के सिन्हा साहब जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनली भी, ग्लोबली भी, और इंटरनल मैटर्स पे खासकर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सर कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। जय हिंद टू यू, और आपके जितने व्यूअर्स हैं उनको भी जय हिंद। मैं एब्सोल्युटली फाइन। सर, ग्लोबली शुरू करते हैं। ग्लोबल, जब हम वैश्विक मंचों पर बात करते हैं, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाल ही में यात्रा से आए हैं, G20 में भी गए, वहां पर बाइडन नजर आए, लेकिन अगली बार जब होगा तो वहां पर ट्रंप नजर आएंगे उनके साथ। और जब ट्रंप को लेकर बात होती है, जब ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव जीते, हालांकि जनवरी में उन्होंने शपथ लेनी है, लेकिन ट्रंप का जो सॉफ्ट कॉर्नर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, या फिर हम कहें कि भारत के लिए है, उसका कितना फायदा हमें मिल सकता है आने वाले समय में, और पिछले टर्म के मुकाबले इस टर्म में? चेतन, पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि विश्व के अंदर में जब हम वैश्विक लेवल की बात करते हैं, वर्ल्ड ग्लोबल फोरम, वहाँ पर जो समय का सबसे बड़ा जो होता है वो टाइम है। टाइम, स्ट्रेटजिक टाइम्स की बात करते हैं, तो वो समय है। आज जब हम बात करते हैं तो 21वीं सदी के तीसरे दशक की जो जाता हुआ समय को आप देख रहे हैं, और 21वीं सदी जो है वो ऐसा मानने में आया था कि ये एशिया की सदी है, ऐसा मानते हैं, जो कि वेस्ट जो दूसरे हैं ग्लोबल वैश्विक लेवल पे, वो चाहते हैं कि शायद ये जो सदी है, कि सदी का जो अभी तो प्रारंभ ही हुआ है, तीसरा दशक में हम हैं, तो ये एशिया पे नहीं जाए। जो रियलिटी जो आप देखते हैं, जब आप जो स्ट्रैटेजिकली पूरी चीज़ों को देखते हैं, तो एक टाइम का बड़ा महत्व है, और टाइम के अंदर में जो फैक्टर हैं, जो एक्चुअल फैक्टर हैं, जो टेंजेंट फैक्टर्स जिसको कहते हैं, जो टेंजिबल हैं, जो कि बदले नहीं जा सकते, उसमें जो ह्यूमन बीइंग है, 8 बिलियन लोग इस धरती में आज के दिन में हैं, उसमें से 1.4 बिलियन भारतवर्ष में हैं, और वो यंग है, 65% अभी तो यंग है। मेरा ऐसा मानना है कि 72 to 73% यंग यूथ हैं, और जैसे लॉन्गेविटी बहुत ज़्यादा हो गई है अभी, तो ये यूथनेस जो उसको यूथ कह रहे हैं, क्योंकि चेंज हो रहा है ना। अब तो 60 साल भी यूथ हैं, मैं भी 70 साल के आसपास पहुंचने वाला हूं। अभी भी मेरे को लगता है कि मैं उतना ही हूं जो मैं सेकंड लेफ्टिनेंट के दिन में किया था, फिजिकली मेंटली। ये ऐसा लगता, अनुभव होती है, ऐसे फील होती है। तो जो आप बात कर रहे हैं कि वैश्विक लेवल पे आप चीज़ों को देखते हैं, तो एक टाइम फ्रेम है। डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं, 4 साल के लिए आएंगे। बाइडन साहब था, उन्होंने बहुत जोर लगाया कि रह जाएं, वो तो अपनी गद्दी तक नहीं छोड़ रहे थे, और फिर उनको
अपनी पार्टी वालों ने ही उनको डेमोक्रेट्स ने करके कमला हैरिस को दिया, और ऐसा नैरेटिव बनाया गया कि कमला हैरिस आने वाली हैं, डोनाल्ड ट्रंप ख़त्म होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बाद देखिए 2 बार तो जानलेवा हमला हुआ, बिल्कुल। और एक बार कहा जाता है कि जहाँ पर उन्होंने डिफीट किया FBI ने, तो उसके बाद अभी निकल के आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक पहले भी ट्रंप में रहे हैं 4 साल, और आपने बात किया कि भारत के परिप्रेक्ष्य में मोदी साहब का नाम लिया। मोदी साहब 2014 से हैं, और धीरे धीरे पूरे विश्व में उन्होंने एक अपना जगह स्थान बनाया है। और वो ये ऐसा नहीं कि मोदी साहब आएंगे तो वो और उनके साथ चला जाएगा। पहले भी लोगों का बड़ा योगदान रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। और उस पर उन्होंने बिल्ड किया है। पर्सनैलिटी ऑफ लीडर्स आर बिल्ड अप ऑन द पर्सनैलिटी। कोई स्क्रैच से नहीं शुरू करता है, तो हर एक की अपनी पर्सनैलिटी है। और तो मोदी साहब ने बड़ा, क्योंकि उनका एक मेरे ख्याल से उनको दैवी एक उनके पास योग्यताएं हैं कि वो एक सहज रूप से, यहाँ तो आप देखिएगा इंडिया में वो टफ दिखाई देते हैं, बहुत सख्त। मैंने उनको पर्सनली भी देखा है, वो सख्त शांत, सुनते हैं लोगों की बात, और किसी चीज़ नॉनसेंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और अपने पार्टियों में या दूसरे में लोगों ने ट्राई किया था। एक आपको याद होगा वाकया, जो एक कोई ब्यूरोक्रेट थे साहब, उन्होंने गॉगल्स लगा के मोदी जी को रिसीव करने चले गए थे। वो मोदी जी ने उसको लाइक नहीं किया, फेस पे तो नहीं बोला, मगर बाद में तो उनकी, तो मोदी इज़ अ डिसिप्लिन, जो हम आर्मी में बोलते हैं ना, आर्म फोर्सेस में एक डिसिप्लिन होती है, उस डिसिप्लिन के वो पुजारी हैं। उनको हमसे भी ज़्यादा वो ज़मीनों पे करते हैं। मगर जब आप इनको, मोदी का दूसरा चेहरा है बाहर, वहाँ पर यदि आप सख्त हैं, स्टिफ हैं, तो चीज़ें बलती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ देखिए सबको गले लगाते हैं, गले, चाहे वो पुतिन को भी गले लगा लेंगे, जेलेंस्की को भी लगा लेंगे। कई तस्वीरें सामने आती हैं पुतिन के कंधे पर हाथ मारना, बेयर हग जो करते हैं वो एक अंदर से है। तो वो जो एक चरिश्मा है कि आप अपने व्यक्तित्व को समय के अनुसार बदलते हैं। बिल्कुल। तो मोदी जी का और ट्रंप का तो एक माना था, हाउडी मोदी आपने सुना ही होगा। नमस्ते ट्रंप होने वाला दोबारा यहाँ। ट्रंप, हाँ, नमस्ते ट्रंप हुआ था। हाँ। मैं वहाँ था। मैं नमस्ते ट्रंप जब गुजरात में हुआ तो मैं वहाँ था, मैंने बड़े नज़दीकी से देखा था। तो वो होगा। और मेरा ऐसा मानना, ट्रंप को पहले टर्म में लोग कहते थे अनप्रेडिक्टेबल हैं, वो बड़ा, मेरा जो उनका गुण बड़ा अंदर से मैं सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे से उनकी सोच मिलती है। ओके। लोग ट्रंप को मानते हैं कि वो एकदम से वो हैं, उनको कोई समझ नहीं, पर ट्रंप, कई लोग केयरलेस भी मानते हैं, केयरलेस मानते हैं। मगर ट्रंप को मेरा ऐसा मानना है कि उनकी सोच बहुत डिफरेंट है, बोलने का तरीका अलग है। जैसे वो बात कहते हैं कि मैं आऊँगा तो एक दिन में यूक्रेन और रशिया कि वो ख़त्म कर दूंगा, वो ख़त्म करने की ताकत रखते हैं। उन्होंने एक यूनाइटेड स्टेट्स का एक प्रेसिडेंट यूके में बोला जाता था ना, ये जो नॉट यूके में, नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन के जाकर के मिल लेना, आप सोच नहीं सकते, कोई नेता नहीं मिल सकता है। बिल्कुल। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये करके दिखाया उनको, और उनके भी मन में शायद, क्योंकि वो ये कैपिटल से, इकॉनमी से बड़ा उनको ज्ञान है, उन्होंने अपनी पूरी विस्तार दुनिया में फैली है, तो वो मायूपी की नहीं, कोई ऐसा ना संकुचित तरीके से नहीं, बड़े तरीके से वो भी चाहते हैं कि सबको स्पेस दिया जाए। मोदी को भी स्पेस देते हैं, पुतिन को भी स्पेस देना चाहते हैं। वो अपने तरीके से, देखिए वेस्ट एशिया में भी वो उनका सहज था, जिस तरह से नेतन्याहू साहब के साथ में, उसी तरह सऊदी अरेबिया। हाँ, एक चीज़ है, और मैं भी इसलिए मानता हूँ उनको अच्छा, क्योंकि वो जो एक जिहाद की आप बात सुनते हैं, इस्लामिक जिहाद की बात बार बार होती है, आप इस्लामिक कह लीजिए या उसको ये कह लीजिए कि जो जिहाद, वो उसके बरखिलाफ, टोटल बरखिलाफ। और फर्स्ट टर्म में उनका देखने को मिला, और हर एक जगह दिखेगा, चाहे वो अभी बांग्लादेश के ऊपर उन्होंने जो बोला, या पाकिस्तान की पूरी की मिलिट्री एड ख़त्म कर दी थी, तो वो जिहाद के बरखिलाफ हैं। वो चाइना के साथ ट्रेड वॉर कर सकते हैं क्योंकि अमेरिका के हैं, मगर यदि वहाँ वो नहीं, वो इसके बरखिलाफ हैं, उसके ऊपर में बोलते नहीं। कासिम सुलेमानी को मारने का उन्होंने, ईरान के जो IRGC के लीडर है, उन्होंने,
तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा है, निहित है शायद, कि डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए हैं और थम्पिंग मेजोरिटी के साथ। देखिए स्विंग स्टेट 7 थी, सातों स्विंग स्टेट में आपको जीतना, इट इज़ मोर, कभी अमेरिका की हिस्ट्री में हुआ है। तो देखिए क्या होता है, 2 महीने बाद आपको चीज़ें दिखेंगी। हाँ, उसके ऊपर नीचे दिखेंगे, मगर ओवरऑल जब आप कहते हैं तो मुझको ऐसा लगता है भारत और ट्रंप, हालांकि आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ट्रंप की जो सोच है वो अलग है, बिजनेसमैन है, उसी माइंडेड से वो सोचते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, हालांकि चले हम भारत की बात कर लेते हैं, इंडिया और अमेरिका के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे, लेकिन अमेरिका को हम जानते हैं कि वो बैकडोर क्या करता है। ट्रंप उस चीज को लेकर इनसिक्योर नहीं है कभी? ट्रंप इज नेवर इनसिक्योर। ट्रंप जानते हैं कि कैसे करना है। देखिए एक आदमी जिसके ऊपर केसेस चल रही हैं, जानलेवा हलवा होता है, मगर वो उसको लड़ता है और ही इज़ अ फाइटर। मेरे ख्याल से बचपन से ही वो एक फाइटर रहे हैं उनके व्यक्तित्व में, और उसमें एक डोनाल्ड का अपना एक तरीका है, वो दिखाई देंगे कि ही इज़ नॉट इरेटिक। उनके डिसीजंस जो होते हैं भारत के लिए कहेंगे ठीक है, जैसे आप लोग हैं, मेरा बेटा भी अमेरिका में है, यूके में है, वो मुझसे बात हो रही थी, न्यूयॉर्क में है, तो मेरी बात हो रही थी कि डोनाल्ड की वहाँ पर माइग्रेशन को लेकर के वो, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट जब कहते हैं, अमेरिका का डाउनफॉल माइग्रेशन ही है। और वो अभी तो 3 को बोल रहे हैं ना, जो मैक्सिको से है, जो हाइटी से है, या वेनेजुएला से, उसके ऊपर में, मगर वहाँ पर इल्लीगल माइग्रेशन के ऊपर में है। वो तो बहुत बड़े फ़ैन हैं इंडिया के, जो लोग हैं वहाँ पर जो अपना योगदान दे रहे हैं, और यही योगदान अमेरिका भी देगा यदि भारत के साथ अमेरिका, क्योंकि आज वैश्विक परिस्थिति में सब चीज़ होती हैं उसी। तो मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया के लिए बहुत होगा, कोई चैलेंज नहीं है। 200%, एक तो व्यक्तित्व लेवल पे, एट द हाईएस्ट लीडरशिप लेवल पे एक है दोस्ती। आपको ट्रंप तो ऐसा है कि मोदी के मुंह पे ही पहले ट्रंप में उन्होंने कह दिया था कि अफगानिस्तान में आप क्या करते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट बना करके सोचते हैं कि कर लें आप। वो चाहते हैं कि आप यदि जाएं तो टेंजिबली आप चीज़ों को करें, बातचीत से नहीं, जमा खर्च के नहीं। तो मेरे ख्याल से भारत वहाँ पर देखिए $4 बिलियन का भारत ने निवेश किया हुआ है अफगानिस्तान में। तो वहाँ पर ट्रंप स्पेड को स्पेड बोलते हैं, मोदी स्पेड को स्पेड बोलते हैं। मोदी यदि जाते हैं, बहुत दोस्ती है पुतिन साहब से, उनको कहते हैं कि भैया देखिए ये एरा जो है, जो अभी का समय है, इट इज़ नॉट ऑफ वॉर। नेचुरली हर एक सेंचुरी में वॉर होता है। जो वॉर हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 39 में शुरू हुई थी, 45 में ख़त्म हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसके पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो पहले दशक में ही, वो पिछले दशक से आई थी, 19वीं दशक से 20वीं में आई थी, और उसके बाद चली थी 2017 में ख़त्म हुई। इसी तरह अब आप देखिएगा ट्रंप या मोदी और जो लोग आए हैं, क्योंकि ये ऊपर वालों का देन होता है। 2018 में ही पेंडेमिक आया था, 1918 में पेंडेमिक आया था, इसी तरह का पेंडेमिक। ये अभी वहाँ तबाही हुई थी, इधर इससे भी ज़्यादा तबाही हुई थी, और इस बार भी आप देखिए 18-19 के आसपास आया था। तो ये जो चक्र है, समय का चक्र, इसलिए मैं कहता हूँ समय सबसे बड़ा बलवान होता है, ना कि हम आप समय। और यही गीता का ज्ञान है, समय का जो चक्र आप देखते हैं ना, समय ही बलवान होता है। तो समय की बलवान, और समय हमारे साथ है। ये बहुत बड़ी बात है सर। ट्रंप की जब हम बात करते हैं तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान में भी कुछ गतिविधि चल रही है। इमरान खान जो है वो जेल में, क्या उनको फायदा हो सकता है? और बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है, तख्ता पलट हुआ, और हम शेख हसीना के साथ खड़े हैं क्योंकि वो इन दिनों भारत में ही है। भारत पूरी मजबूती से साथ दे रहा है। ट्रंप भारत का साथ देगा जितना हम शेख हसीना का साथ दे रहे हैं उस मामले में, बांग्लादेश वाले मामले में? देखिए ट्रंप को देना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। मजबूरी उनकी नहीं है कि ट्रंप की मजबूरी है, ये मजबूरी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की है। देखिए पूरे एशिया में इंडो पैसिफिक की आप जब बात करते हैं तो उसमें यूरेशिया भी आ जाता है, इंडिया भी आ जाता है।
तो यदि आप इंडो पैसिफिक में बात करते हैं और उसमें वेस्ट एशिया भी है, आज के दिन में यदि किसी के पास क्षमताएं हैं, चाहे वो मिलिट्री हो, जिसको हम टेंजिबल कहते हैं ना, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, वो भारत के पास में है। आप हम यदि बात करेंगे तो मैं आपको गिनाना शुरू करूँ कि कहाँ पर कितनी ये पॉपुलेशन है और कितनी जनसंख्या बूढ़ी हो रही है। भारत के पास ऐसी पूंजी है आज के समय में, और इमर्ज आउट होगा, और मेरा ये मानना है, आकलन नहीं है क्योंकि ऐसा कोई इसमें, मैं पेपरों पर बड़ा रिसर्च करके करता हूँ, अपनी चीज़ों को देखता हूँ, आकलन करता हूँ, पेपर में बैठ करके सोच करके नहीं, पेपर पर बैठ करके सोचने के बाद अकेले शांत में मेरा ये मानना है कि 2047 में वर्ल्ड के अंदर में नंबर 1 इकॉनमी में भारत पहुंचने वाला। अमेरिका के कुछ जो इकोनॉमिक साइंटिस्ट हैं वो भी ये बात को मानते हैं। पूरी चीज़ें हैं, यूथ होगा, ऐसा प्राइम काल, ऐसा बोलते हैं ना अमृत काल, तो बोलते हैं स्वर्ण काल नहीं आने वाला है। तो सबको आज भारत के पीछे सबको लगना पड़ेगा, भारत और ये अच्छा है, विश्व गुरु वाली छवि जल्दी बनने वाली है। नाम हो सकता है विश्व गुरु, हम भारत भी नहीं कहता कि हम विश्व गुरु बनेंगे, हम किसी को सिखलाना नहीं चाहते। योगा हम किसी को सिखलाते नहीं, योगा लोग अपनाते हैं। हम यदि कहें कि योगा गुरु हैं, हम गीता का ज्ञान सब लेना चाहते हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप भी जब हिंदुत्व की बात करते हैं, क्या बड़े इम्प्रेस्ड हैं। आज जो चीज़ें होती हैं, देखिए, इसको आप कोई ये इकनॉमी नहीं है कि आप जा करके उसके एडवर्टाइजमेंट कीजिए। यदि उसमें आज देखिए पूरा विश्व में माना जाता है कि पहले इतनी बातें होती थी कि प्रोटीन में मांसाहारी, इंडिया वेजिटेरियन था, अभी वेगनिज्म आया है। वेगनिज्म पूरे अमेरिका 40% वेगनिज्म की तरफ जा रहा है। तो वो तो भारत से हम जब बात करते हैं कि हम इसमें इतनी शक्ति है, अब सब मानते हैं, नहीं तो बीच में तो हम ये माना जाता था कि, तो इसके लिए कोई ज्ञान देने की बात नहीं होती, गुरु की बात नहीं है। आप में अच्छाई होगी, और इंडिया के अंदर इतनी अच्छाइयाँ हैं, धीरे धीरे खुल कर आ रही हैं, तो जब निखरेगा तो दूसरे अपने आप, जब देखिए ना, जब मधु होती है ना, तो मधुमक्खी अपने आप वहाँ आती है, वहाँ मर मिटती है, बिल्कुल मर जाती है, मगर वो आती है उसके तो खींचता है। तो भारत खींच रहा है आज के दिन, और खींचने उसको निखारने के लिए जो लोग हैं आज के दिन, आप भी हैं, आप इसको निखार रहे हैं। मोदी जी उस निखारने वाले की कड़ी में आगे। और ऐसा नहीं होता कि हाँ, हमें सावधान इस तरह ना होगा कि कालखंड में क्या ऐसा समय नहीं आए। कालखंड ऐसा होगा ना कि भारत सोने की चिड़िया थी, बिल्कुल ऐसा कालखंड आया कि हमारे को 2 साल की गुलामी करनी पड़ी। उसके लिए सजग रहना पड़ेगा, सजग रहना है, सावधान रहना। आने वाला फ्यूचर तो हमारा है ही। यानी कि बांग्लादेश वाला मुद्दा जल्दी सुलझने ही वाला है। बांग्लादेश का मुद्दा सुलझा हुआ है। मिलिटरीली वो कुछ नहीं कर सकते, इकोनॉमिकली वो लगता है 75 में, 71 के बाद 75 में हुआ था, मजूर रहमान को जो मार दिया गया, खालिदा, और जिस तरह से चीज़ें हुई, मिलिट्री टेक ओवर हुआ, उससे तो अच्छा ही। मगर हाँ, एक सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है वो है वहाँ की जो कट्टरता, जो जिहाद एलिमेंट पाकिस्तान के साथ जुड़ना, वो है। अदरवाइज आप हमारे अंडर बेली में हो, यह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। वो जब पाकिस्तान का हिस्सा था, इस पाकिस्तान का हिस्सा तो कर नहीं पाया 71 में, अब क्या 2024 में वो कुछ कर पाएंगे? दोनों कितने ही चिल्ला लें, ये छोटी सोच है वहाँ के लोगों की। वो सोच खत्म हो, सोच जो मालदीव क्या करना चाहता था आउट इंडिया करने के लिए, आज इंडिया के पास भागा आ रहा है, लाइन पे आ गया, लाइन पे। श्रीलंका, पाकिस्तान आएगा, ये जो सी पैक है ना, इसको खा जाएगा, वही खा रहा है। पाकिस्तान को कोई और दूसरा नहीं खाया है। भले बोले ना 80 बिलियन डॉलर ले लिया चाइना से, मगर पाकिस्तान की पूरी नस्ल बदल जाएगी यदि वो लगे रहे। वो ठीक है, उन्होंने सस्काम वैली 93 में 62 वॉर के बाद पाकिस्तान के पिटलुग हो गए, अपने को आका मान लिया उन्होंने दिया, मगर वो उसके लिए और पाकिस्तान के लोगों को समझ में आ चुकी है, हुक्मरानों, क्योंकि उनको गद्दी बचाना है, इसलिए या इमरान खान तक को समझ में बात आ गई। तभी सेना के खिलाफ वो पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि आप
का सत्ता में इतना दखल है, उसका बाद जेल में काट रहा है। यही है खतान। देखिए चेतन, ये जो चीज़ें हैं इमरान खान को समझ में तो आती है, सबको समझ में आती है जब जो, क्योंकि जो देख रहा है वो चीज़ों के सामने बोल नहीं पाता, मगर वो भी कायल हो गए थे भारत का, मोदी के कायल हो गए थे जैसे ही। और सेना भी जितनी चीज़ें, इतनी बुरी हालत कभी नहीं हुई है पाकिस्तान सेना का, क्योंकि वो डीप स्टेट है, उनकी पकड़ वो बनाना चाहते हैं। तो बाजवा साहब तो चले गए, मुनीर साहब आए हैं, कितना कर पाएंगे। भारत 2 बार तो कर ही चुका है, स्ट्राइक करेगा, भले ही अभी हम दूसरे तरीके से उनको और एक्सक्यूज करें, मगर आने वाला समय आपको ये मनाओ, हमको अपने को मजबूत करना है, आप इकोनॉमिकली, मिलिटरली, जिससे कि आपकी तरफ कोई आंख ना देखे। और आपकी जो आज के दिन में हमारे जो ये है फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, हमारे जयशंकर साहब, मोदी जी, जो चीज़ों को समझते हैं, अजीत डोभाल भी इस टीम में, अजीत डोभाल, देखिए जो इन चीज़ों को समझते हैं वो यदि सबकी बात, और मोदी जी मैंने सुना है, मैंने देखा भी है, वो आप बोलिएगा तो 1 घंटे तक सुनने की क्षमता रखते हैं और उनको एक एक बात याद रहती है। वो उन चीज़ों को लेते हैं जो कि ज़रूरत है, अपनी सोच से ऊपर नीचे हो सकता है, हम तू मैं ना पड़े, ठीक है, अपोजिशन या ये चीज़ों को निकालते हैं क्योंकि वो ऐसा हमारे डेमोक्रेसी का, वोट बैंक की राजनीति का वो एक पहलू है। हम नहीं कहेंगे कि वो वीकनेस है, ख़राब है, अच्छा है, एक पहलू है, वो पहलू है। मगर ये आप लेके चलिए, भारत इज़ डूइंग वेरी वेल। हाँ, आपको शक्ति, आप देखिए मणिपुर पूरा डिस्टर्ब्ड है, क्यों? जिस तरह से बांग्लादेश हुआ उसी तरह मणिपुर। सैम पेद्दोदा साहब बैठे हैं अमेरिका में, वहाँ से अपना चीज़ें चलाते हैं, जिस तरह से वहाँ पर चीज़ें करना चाह रहे थे कि गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल 2 है ना, गोल्डन ट्रायंगल यहाँ माना जाता है, गोल्डन क्रेसेंट उधर, जो बांग्लादेश की आपने जब बात की तो वो उसका हिस्सा है। चिटगांव में बहुत बड़ी चाइनीज़ बेस है, चाइना चाहता, तो ये चीज़ें दिखती हैं, जो दिखती हैं उसके नीचे के भी बहुत सारे परत होते हैं, उन परतों का मेन हिस्सा दिखने वाला तो पेरिफेरियल है। क्योंकि वहाँ पर जो छात्रों का सबसे बड़ा चिंता का विषय क्या है बांग्लादेश, मेरे अनुसार वो है वहाँ के जो छात्र हैं, और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, ढाका यूनिवर्सिटी, आप नाम ले लीजिए उन यूनिवर्सिटियों के, वहाँ के छात्र रेडिकलाइज्ड जो हुए, जो बांग्लादेश में छात्र शिविर के नाम से, और उसमें बांग्लादेश आज नहीं तो कल, क्योंकि ये जो पपेट हैं मोहम्मद यूनुस साहब, जो उस समय से प्लांट हुए हैं 72 में, 1 साल बाद पैराशूट किया गया था। आपने लास्ट लेग में है, ज़्यादा तो उनकी आयु में, उनको अल्लाह उनको बहुत ये दे, उम्र दें, वो जो चीज़ें कर रहे हैं वो बांग्लादेश के लिए इतनी बड़ी, क्योंकि बांग्लादेश उनको समझना चाहिए, बांग्लादेश भारत के, ये हमारे, देखिए होता है एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, ये हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट का हिस्सा है, हमारा अंडर बेली है। 71 में जब ये काट करके हम लोग, तो ये क्या चीज़ है? भारत को ये करने की मौका नहीं आनी चाहिए, और भारत समझता अपने हम उनको चाहते हैं, इसलिए भारत ने उनको इतने लाइन ऑफ क्रेडिट दिए रखे, इतनी चीज़ें दी हैं, कोई उनको हम ये नहीं कि हम उसको चाइना दे रहा है तो उसके हम तोड़ में कर रहे हैं, हम अपनी बॉर्डर चीज़ें सुलझाए, उनको हम बहुत सारी इंक्लेव दिया। मैं इस जगह में मणिपुर के अंदर में, मैं जनरल ऑफिसर कमांडिंग रहा हूँ, चीज़ों को समझता हूँ। इस थिएटर के अंदर में मैंने ऑपरेशन, लंबे समय तक ऑपरेशंस को देखे, तो हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं। बांग्लादेश कहीं जाने वाला नहीं, और भारत, और मुझे जहाँ तक यकीन है जो हमारे हुक्मरान हैं उन चीज़ों को समझते हैं। हमारे मिलिट्री इज़ वेरी स्ट्रांग, हमारी थिंकिंग बहुत अच्छी है, हमारे जो जितने भी हैं आज के दिन में नेतृत्व है, उस नेतृत्व में कहीं फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि इतनी अच्छी हमारी नींव रखी गई है इस आर्मी की कि हम तो कहीं सत्ता के नज़दीक आते ही नहीं। बहुत बार बोलते हैं ना मिलिट्री कू हो गया, आपने देखा पूरे इस कू में, पाकिस्तान में मिलिट्री कू,
म्यांमार में मिलिट्री को, बांग्लादेश में मिलिट्री अभी बनाया गया। ये मोरलेस मिलिट्री को नेपाल में नहीं हुआ और यहाँ नहीं हुआ, वहाँ पर वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आ गया वो चाइना। बट भारत कभी और बहुत, क्योंकि न्यू आपकी इतनी अच्छी है। नहीं बिल्कुल, और क्योंकि आईआर में सर ये कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में कि हमेशा जो दोस्त है वो दोस्त नहीं रहता, हमेशा जो दुश्मन है वो दुश्मन नहीं रहता। कनाडा के साथ जो हमारे रिश्ते हैं इन दिनों बहुत खटपट चल रही है, और ट्रूडो साहब जो हैं वो बहुत बेतुके बयान भी देते हैं। खुद उन्होंने माना कि हम सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इंटेलिजेंस के आधार पर आरोप लगा दिए। अभी भी वो कुछ ना कुछ खटपट करते रहते हैं, हालांकि G20 में जब उन्हें भाव नहीं मिला तो वो अलग थलग पड़ते हुए नजर आए। ठीक है, लेकिन अब ट्रंप के आने से जो अमेरिका के कोर्ट से अजीत डोभाल को समन आता है पन्नू वाले मामले में, हत्या की साजिश वाले मामले में, क्या ये ऐसे मामले दबा दिए जाएंगे? पन्नू आतंकी है ये अमेरिका भी जानता है, कनाडा जान के भी अपनी सत्ता के लिए ट्रूडो नहीं समझ रहे हैं, खालिस्तानियों को सर पे बिठाए हैं, तो ये चीजें दबेंगी? हाँ, इसके अंदर थी एक दबना है, कोई चीज को दबाया जाता है ना तो फिर उभर के आएगा। हाँ, खत्म कर देना, उसको खत्म करना है। तो खत्म करना, तो इसको कनाडा और अमेरिका की बात में जो आप बात करना चाहते हैं, खालिस्तान, हमें क्या प्रॉब्लम है? खालिस्तान, कनाडा के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे ज्यादा भारतीय, सबसे ज्यादा स्टूडेंट जाते थे। बिल्कुल। आज अमेरिका में, कनाडा में उतने नहीं जा रहे हैं। इस पहली बार 3,40,000 स्टूडेंट अमेरिका गए हैं, वहां पर कम हो रहे। इस साल का आंकड़ा मैं बता रहा हूं, 3,40,000। तो कनाडा में जितने जाते थे भारतीय, अब भारतीय स्टूडेंट होने जा रहे हैं, क्योंकि कनाडा ने क्या किया। कनाडा ऐसा नहीं कि हमारे दोस्त, मगर ट्रूडो और ट्रूडो के फादर कनिष्का जो हुआ था और खालिस्तान से ही जुड़ा हुआ था। हाँ। खालिस्तान से ही जुड़ा हुआ था। ये बिंडर वाला फेनोमेना है, खालिस्तान फेनोमेना है। खालिस्तान कब किसने खड़ा किया? हमारी 71 के बाद की बात है। 71 में तो कहीं नहीं था खालिस्तान, कोई ऐसा सोच, हो सकता है कोई सोचता हो, मगर जब इसको खड़ा किया गया भिंडरवाला को राजनीति के लिए, आपको पता है इसमें मैं जाने की, सब समझते हैं, आपके व्यूअर समझते हैं। और भिंडरवाला जो फेनोमेना खड़ा किया गया और खालिस्तान का आया, उसके बाद ये खालिस्तान के लोग जब इंडिया में सख्त हुए, और इंदिरा गांधी ने ही खड़ा किया था, इंदिरा गांधी नहीं खत्म, और उसकी उनकी बली हुई वहाँ पर। तो आप गलत चीज़ करेंगे तो आप यदि दानव को पैदा करेंगे, नासूर को पैदा करेंगे, तो नासूर आपको ही खाएगा। हाँ, आपको ही खाता है। नासूर जब बनता है तो आपको ही हड़प जाता है वो। तो उसने वहाँ हुआ, ये फैला। जब यहाँ से भागे तो, क्योंकि कनाडा में बहुत ज़मीन है, लोग कम हैं, और जब भारतीय गए तो आप पंजाब से सेकंड हाउस से पूछे कितने जा रहे हो तुसी, ਅਸੀਂ कनाडा जा रहे हैं, मैं सिख रेजिमेंट था हूँ। ओके। तो वो कहते ने साहब कनाडा जाना है। मैं आज से 30-40 साल, कितने जा रहे हो, कितने पढ़ रहा है मुंडा? मैं, आपके बच्चे किधर पढ़ रहे हैं? तो कहेंगे कि सर साडा मुंडा उत्थे पढ़ रहा है कनाडा च, कनाडा पूरे कनाडा में भारतीय भर गए। ट्रूडो साहब की प्रॉब्लम क्या है? ट्रूडो के फादर की प्रॉब्लम, उनको अपनी वो वही बोलते हैं ना, चंद नोट, कुछ सीट, कुछ आपको सत्ता में रहना है, तो उन्होंने खालिस्तान का मुंह सपोर्ट कर दिया। और सपोर्ट करते करते अपने फादर से भी आगे चले गए। कनिष्का अलायंस वाले में देखिए क्या हुआ, वो लाइन को पकड़ी। तो जब ये किसान आंदोलन चलाया गया तो उन्होंने खालिस्तानियों को यहाँ पर, जब भारत में पहली बार जब आए थे मोदी जी के समय, तो उनको उस समय भी बताया गया, आए और किस तरह से उन्होंने खालिस्तानियों को भी अपने साथ ले आया अपने इंटरनेट के अंदर। प्रॉब्लम है वो ट्रूडो है, कनाडा के लोग नहीं। अमेरिका में जो डीप स्टेट है वो भी, क्योंकि देखिए कभी तो अमेरिका करता है कि आपका पुरलिया में आर्म ड्रॉप कर देगा और आप वहाँ पर से रेड कॉरिडोर बनाने के लिए जो चला था ना उस समय, माओइज्म लाने में अमेरिका का ही हाथ। पाकिस्तान को सपोर्ट करके जब वहाँ से टेररिज्म जब उन्होंने वहाँ किया रशिया को तोड़ने के लिए, जो तालिबान है उन्होंने ही बनाया था, वो यूज़ करता है वो स्टेट। हम अमेरिका को कहते हैं,
और ये इसको यही नीति है विश्व के अंदर में। हम राजनीति अपने देश में करते हैं, अमेरिका पूरे विश्व में राजनीति करता है, उसको किसी से लेना देना नहीं है। अमेरिका फर्स्ट इज अमेरिका फर्स्ट। इसी तरह भारत में भारत शुड बी द फर्स्ट, और यही चीजें हैं। और कुछ लोग हमारे यहाँ पुरानी, क्योंकि हम गुलाम हुए थे, तो कौन गुलाम किया था? जयजंत बोलते हैं ना, एक थ्योरी है, भारत में ही अपने दुश्मन बन जाते हैं। अमेरिका घेदी जिसको दुश्मन पैदा करता है, क्योंकि वही आप देखिएगा, गीता में पढ़ा गया या रामायण में भी आती है कि यदि उसको ढाना है तो विभीषण पैदा करो, तो घर के भेदी। तो वो है डेंजरस। और लोगों को, आपके दर्शकों को, मुझे, आपको, सभी को पहचानने की क्षमताएं होनी चाहिए कि कौन है भारत के बाद। इंडिया शुड बी इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, इंडिया लास्ट, इंडिया एवरीथिंग। और मेरे ख्याल से आज ऐसा नहीं कि मैं कोई बीजेपी में मैं उसका सदस्यता भी नहीं रखा हूँ, ना कोई मेरी एम्बिशन है। मेरी एम्बिशन है कि ज़िंदगी में, मैं 16 साल में फौज के अंदर में एनडीए चला गया था। उसके बाद मेरे पिताजी फौज से रहे हैं, मेरे दूसरे, हम तो कितने जनरेशन से फौज में, तो हमारे यहाँ तो वो है, वो खून में वो दौड़ता है कि भाई देश के लिए मरना है, मिटना है। यदि लोग जाते हैं कि हम जब फौज की सेवा निवृत्त हो गए और हम वेटरन बन गए, कि हमारा एम्बिशन हो कि हम साला वहाँ पहुँच जाए, तो शायद हमारे यहाँ मिलिट्री कोर करने का भी हमारे अंदर होगा, वही इन चीज़ों की चाहत रखते हैं। मेरी चाहत भी यही है कि हम लास्ट डे तक, मैं अपने फादर जब गए थे इस दुनिया से, तो लास्ट डे तक, वो एक डॉक्टर थे, और लास्ट डे तक उन्होंने पढ़ाते हुए अपने गए लोगों को। मैंने वही चीज़ देखा था जब अब्दुल कलाम साहब भी जो अपने रोस्ट्रम के ऊपर में ही लास्ट मिनट तक, तो ऐसा ही कुछ हमारा भी ये सोच है कि भाई भगवान दे तो मौत दे, तो उस समय भी हम देश के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ काम करते हुए जाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो यही चीज़ें होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से इंडिया फर्स्ट आज के दिन में बड़ा अच्छा है कि हमारे नेतृत्व में ये चीज़ें दिखती हैं कि भाई ठीक है, लड़नी पड़ती है। आत्मनिर्भर भारत की भी बात होती है। आत्मनिर्भर, हम बहुत तेजी आत्मनिर्भर ही हो रहे हैं। आप बताइए, डिफेंस में 65% चीज़ें हम बाहर से लेके आते थे, इंपोर्ट करते थे बाहर से, जितने चीज़, अब कोई चीज़ भी आज भारत। और अब हम अपनी सबमरीन बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि कल शुरू हुआ है, ठीक है, ये कैपेबिलिटी धीरे धीरे आते हुए, सब में खुद का सबमरीन, खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर, खुद का फाइटर जेट। आप सोच सकते, अभी हमने हाइपरसोनिक मिसाइल, उसमें केवल रशिया के पास में था, चाइना कहता है, अभी दिखाया नहीं है, अमेरिका कहता है अभी किए उन्होंने सफल प्रश्न। टेक्नोलॉजी के मामले में मिसाइल, अब्दुल कलाम का नाम लिया था, मिसाइल मैन कहलाते थे, जो हमारी ब्रह्मोस हैं, ये हैं। अब तो हम सबको देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि हम, और ख़ास करके जो ग्लोबल साउथ की बात करें, सारे तरफ चीप, रिलायबल, एक्यूरेट, एब्सोल्युटली। उसी तरह हम अभी चांद में हम चले गए, सदर आपने देखा होगा ना, जो साउथ पोल में लैंड करना, जहाँ दुनिया का नहीं हुआ हम लैंड कर गए। चीपेस्ट हमारा जो स्पेस में हम जो रॉकेट भेजते हैं सबसे चीपेस्ट है, एक साथ आप कितना भी भेज दो। तो हम तो सभी फील्ड में कर रहे हैं। इसी तरह जैसे मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आपकी एक मीडिया है, आज मीडिया भी हमारी धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई है। लड़खड़ाते हुए नहीं खड़ी होती है, जब देश बनता है, चलती है, मैच्योर होने में टाइम लगता है। आज जब हम लाइन लेते हैं बाहरों की, जैसे मैं आपको बता रहा था कि भारत में क्या बोला, बीबीसी ने क्या बोला, ग्लोबल टाइम्स भी चाइना का अकेला कुछ सोचने लगा है। उसी तरह जब आप कहते हैं कि ये यहाँ की पेपर ये बोली, हम उसको लेते हैं लाइन, मगर जैसे भारत की मीडिया भी उस लाइन पे आ रही है, जहाँ की भारत की लाइन को पूरा विश्व लेगा, और आने वाले समय में होगा। आप बढ़ रहे हैं, उसी तरह बढ़ेंगे आप भी, दुनिया सुनेगी। यदि सोच हमारी और सही होगी, हम करेक्ट एनालिसिस करेंगे, दूसरों के बताए नैरेटिव, करेक्ट, दूसरे के नैरेटिव में नहीं घुसना है। अपनी नैरेटिव में यदि आप सोच से निकालिएगा
और बहुत मुझे खुशी है कि बहुत सारे चैनलों में जब ये यूक्रेन की लड़ाई चली तो लोगों ने पूछा, हमारा तो ये कहना था कि भैया ये तो फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है, ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, वेस्ट एशिया का फ्रोजन, इंडिया पाकिस्तान इज अ फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट, ये कभी भी पैदा हो सकता है। और समय, मैं फिर कहूँगा, समय ही सबसे बड़ा बलवान है। समय का चक्र क्या कराएगा, आज के चक्र में हम बहुत अच्छे पोजीशन में। मोदी, क्योंकि जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं, ब्रिक्स के मंच पर भी हमने देखा कि बहुत गर्मजोशी से सबसे मिलते हुए नजर आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि सर बहुत खुशी होती है कि हमारे देश में कोई इनिशिएटिव चलता है, हमारी गवर्नमेंट चलाती है, एक पेड़ माँ के नाम ही आप ले लीजिए, अगर वही इनिशिएटिव जाकर अभी प्रधानमंत्री नाइजीरिया गए वहां पर, और उसके बाद हाल ही में जो गयाना साउथ अमेरिका का जो देश है वहां पर भी एक पेड़ माँ के नाम, अगर एक छोटे से इनिशिएटिव को भी आप किसी कंट्री में जाकर कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारा ग्लोबली हमारी रैंक क्या है, इंडिया की रैंक आज क्या है। एक चीज मैं आपसे इसमें जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्लोबल लीडर्स में शामिल हो गए हैं, उनके साथ अगर हम दाएं बाएं अगर हम देखें कुछ लीडर्स की हम बात करें तो कौन कौन उनके साथ जो है वो आने वाले समय में मजबूती से हर वक्त खड़ा ही है? देखिए, कुछ नाम अगर आप बताना आज तक भारत के इतिहास में जब से हम आजाद हुए हैं, मुझे ऐसा कभी नहीं दिखाई दिया कि एक लीडर विश्व मंच में सबके साथ, पहले भी आप जब लीडर होंगे तो खड़े होंगे, कोई मीटिंग होगा, मगर एक लीडर है जिसको सब देखते हैं, सुनते हैं, देखना चाहते हैं क्या कर रहे हैं। देखिए, आप देखिए अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आए 4 साल तक, तो और इसके आने वाला भी समय में अमेरिका आपके साथ ही होगा, उसकी लीडर कोई हो। ऐसा नहीं कि ओबामा भी आए थे भारत, उसके बाद बाइडेन साहब भी लगे रहे। बाइडेन साहब ने भी बीच में बोला था कि इंडिया इज फम्बलिंग, जब ये हुआ था इसके बाद जैसे ही खत्म हुआ था वुहान वायरस, उसके बाद उन्होंने जैसे आए वो, उसके बाद 19 में, उसके बाद उन्होंने जब ये हुआ रशिया वॉर, वो चाहते थे कि इंडिया एकदम खुल कर आ जाए उनके साथ में, इंडो पैसिफिक में। भारत ने कहा नहीं, हम आएंगे, हम आपके साथ में हैं, हम सबके साथ में, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है। पहले इसी को नॉन अलाइन्ड कहते थे, अब हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। तो उस समय इसको कहते थे कि भैया ये तो किसी के साथ ही इधर भी डुल जाएगा, उधर जाएगा। पर आज के दिन में हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है जो हमारे हित में है। हम रशिया से भी ऑयल लेंगे, आपके साथ भी बातचीत करेंगे, वो हमें फाइटर जेट की इंजन देने के लिए तैयार है, वो हमारे पास अमेरिका से भी करेंगे। ये नहीं कि तैयारी है, हम अपने आप कर लेंगे, नहीं तो बात इसकी आपने पूछा, सवाल आपका है कि किसके साथ आप देखते हैं, तो अमेरिका तो हो ही क्या। अब रशिया की तो बहुत पुरानी है, ये नहीं कि पुतिन से कोई मोदी जी की आखिरी दोस्ती है, वो हमारे नीतियों के कारण इतनी बड़ी उनकी लड़ाइयाँ हुई, पूरा विश्व उसके अगेंस्ट में खड़ा रहा, हम वहाँ खड़े रहे, मगर हम यही बोलते रहे कि भैया लड़ाई का समय नहीं है, और हम उसमें दे रहे हैं, मगर हमने कभी ये नहीं कहा कि भैया तुम बहुत रोक दो, तुम कर रहे हो गलत, क्योंकि यूक्रेन उसका हिस्सा होता था। क्रीमिया को क्रुश्चेव ने दिया था। इसी ये जो ट्रांस अटलांटिक यूरोप तो की सदी नहीं है, ये यूरोप चाहता है कि अमेरिका के थ्रू 21वीं सदी भी उसकी सदी हो जाए। यूरोप की सदी नहीं है, सदी है एशिया, इंडिया, चाइना। और चाइना को भारत में मोदी जी ने, ये हुआ था आपका डोकलाम 2017 में, फिर मोदी जी वुहान गए थे, वुहान जो जगह है जहाँ से वहाँ पर उनको समझाया था कि भैया देखो, हम यदि एलिफेंट हैं और आपको ड्रैगन बोलते हैं, हम हाथ जोड़े, उनको वहाँ समझाने की चेष्टा की, क्योंकि 21वीं सदी हमारी सदी है। मगर वो शी जिनपिंग का दिमाग खराब था, वो नहीं समझे। फिर उनको बुला के समझाने की चेष्टा, साउथ में भी बुलाया था 2019 में, वुहान के पहले, मगर वो नहीं समझे। तो फिर आप देखिए गलवान के अंदर में हमारे सुरेश बाबू ने जो किया, तो क्योंकि हमारी मिलिट्री, मैं उसका हिस्सा हूँ, मैं ऊपर वाले को इतना धन्यवाद देता हूँ, अपने माता पिताओं को देता हूँ कि उनका भी वही रहा, और हमारे जनरेशन्स में जो हमारे यंग संत सिपाही, मैं कहता हूँ, मैं सिख रेजिमेंट का हूँ, सेंट सोल्जर्स हैं ये, हमारे ऑफिसर्स, जेसूस, जवान, संत सिपाही हैं।
उनको किसी चीज़ से नहीं, वो अपने जान को हथेली में लेके चलते हैं। वो उसका सौदा नहीं करते कि क्या होगा। और सबसे बड़ी जो कहते हैं रेजिमेंटेशन की बात होती है ना, सबसे बड़ी शक्ति क्या है हमारे इंडियन आर्मी आर्म फोर्सेस की। इंडियन आर्मी को बहुत बहुत नज़दीक से जानता हूँ और ये प्रकुलेट करता है, चाहे थिएटर कमांड आएगा वहाँ भी ये हो रहा है। जो चीज़ें हैं हमें अपने हाथों में अपनी जान को लेके चलते हैं, कोई मतलब नहीं। मैं जब कारगिल वॉर मैंने अपनी बटालियन कमांड कर रहा था, एज ए कर्नल था मैं। मैं दिल्ली में यहाँ पर था हमारी बटालियन, और कारगिल वॉर में क्योंकि GOC 3DIB कारगिल के जो GOC थे, मैं उनका BM था, उन्होंने कहा था कि ये बटालियन चाहिए, ये ऑफिसर चाहिए। मेरी बटालियन एयरलिफ्ट हुई थी और हम लगातार कारगिल वॉर में पाकिस्तान के अंदर में घुसे हुए थे। मेरी बटालियन, हमने तकरीबन, मैं छोटे मोटे जो अटैक गिनता हूँ पूरा गिन के 73 अटैक्स किए हैं हमारी बटालियन। एक एक जवान हमारा, एक जवान, जब मैं उसका CO था, मैं उतना शुक्रगुजार हूँ। एक एक जवान, मेरा तो एक जवान हवलदार रघुवीर उसका नाम है, बेचारा अभी आंखों का अंधा है। उसने एक हाइट 5620 करके एक हाइट है, सियाचिन के जस्ट, अकेला बंदा अपनी पगड़ी पहन के पर चला गया एक LMG लेकर के, और दुश्मनों को, वो आज हमारे अंदर 5310 हमारा प्रवीण वर्ग, उसको वीर चक्र मिला, प्लस उसकी टीम को। वो पाकिस्तान के अंदर वो पोस्ट आज भी है। पाकिस्तान तो थोड़ा दूर आया था ना, हम तो आज में खाली बताते नहीं, वो हमारे ये है 5310 अक्रॉस कैप्चर करके, वो सारागढ़ी हमारी एक सिख रेजिमेंट की होती है। अच्छा। वो उस तरह का हमने वहाँ पर डिफेंस बनवाया है, बना दिया हमारे जवानों ने हमारे। और बहुत लोगों ने अपनी जवान की अपनी जान की बलिदानी की। मैं इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा था कि मैंने उन चीज़ों, आप उन हाइट में, मैं तो ऐसा देखता हूँ, मैं कमांडिंग ऑफिसर था, CO था, जाता था इधर उधर भाग, हम जा रहे थे, हमने तो ऐसा देखा कि एक जवान को भेजा कि भाई जाओ आप वहाँ पर लाइन लगाओ, क्योंकि हमने उसको कैप्चर कर लिया है। उसको भेजा, लाइन हेलीकॉप्टर दिया, वहाँ से स्लिदर करके वो लगा रहे थे, और करीब 2 घंटे बाद उसकी डेड बॉडी हमारे हाथों में आती है। और वो बंदा काम कर गया, अपना लगा गया वो लाइन, सिग्नल का लड़का। ऐसे ऐसे चीज़ें हमने देखी हैं, हमने बहुतों को खोया वहाँ पर। मैं ज़िंदगी के ज़्यादा समय हमने लड़ाइयों में, इंसर्जेंसी में, फाइटिंग इंसर्जेंसी, चाहे नॉर्थ ईस्ट को, चाहे जम्मू एंड कश्मीर में हो। आपने बहुत करीब से देखा है सर, कश्मीर का मुद्दा भी बहुत करीब से देखा है कि क्या हमने ज़मीन पे देखा है, हमने श्रीलंका में देखा है। मैं कमांडो विंग में इंस्ट्रक्टर हुआ करता था, जो तो वो जो चीज़ें हैं, मैं UN में रहा हूँ, और वो लड़ाई के दौरान UN में टीम लीडर रहा हूँ, हाईएस्ट लेवल पे काम किया है, जहाँ पर UN के अंदर में जो चीज़ें आप देखते हैं, जो करते हैं मिलिट्री ऑब्जर्वर्स, तो वो चीज़ों को देखा है चेतन। और आज भी और वही हमारी सबसे बड़ी धरोहर है इस इंडियन आर्मी की। सर, कश्मीर मैटर को आप कैसे देखते हैं? अभी इस वक्त क्या स्थिति है? 370 हट गया, कितना फायदा मिला? और इंडियन आर्मी कश्मीर में, क्योंकि हालांकि देख रहे हैं हम कुछ आतंकी हमले पिछले दिनों ज़्यादा बढ़ गए हैं, कुछ ज़्यादा हो गए हैं, आतंकियों ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है। कश्मीर का इलाका छोड़कर जम्मू तक आ जाना, रियासी अटैक होना, कठुआ भी जो है, ये जो स्ट्रेटेजी वो चेंज हो रही है, उस लिहाज से हम कितना तैयार हैं? क्योंकि हमारे पास तो अपडेटेड सारी चीज़ें हैं ही, ड्रोन्स हैं और तमाम और भी सारी चीज़ें हैं। वो कैसे देखते हैं सर आप? देखिए चेतन, जो कश्मीर का एक नैरेटिव था, और उसके लिए, कश्मीर के लिए हमने जितनी लड़ाइयाँ पाकिस्तान से लड़ी कश्मीर को लेकर, बिल्कुल 47-48 में हुआ, उसके बाद 65 में भले ही, मगर वहाँ पर भी हाजी पीर पास ये सब हुआ। 71 की लड़ाई में भले ही बांग्लादेश था, मगर वहाँ पर भी हुआ। उसके बाद कारगिल लड़ाई तो मैंने फर्स्ट डे से लास्ट डे तक देखी है। उसके बाद भी वहाँ पर जिस तरह से चीज़ें हुई, खास करके चोर बाटला सेक्टर में, जो कि आपका दरास एक जगह है जहाँ पर टाइगर हिल सब है, फिर आपने कारगिल प्रॉपर है, फिर मेल्टो डालो का रखा है, और ये जो सबसे
मेरे अनुसार स्ट्रैटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो साइचिन लेने आया था। तो जो ये इलाका है आप सब माल्टो ढालो से लेकर के चोर बाटला होते हुए जो सियाचिन को जाता, क्योंकि उसकी एम थी सियाचिन को लेना, काटना, फिर सियाचिन को लेना। उस जगह हम लोगों ने देखी है। तो आप जो बात कर रहे थे कि जो जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है अभी के परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा है, देखिए जम्मू एंड कश्मीर की जो प्रॉब्लम तो पहले से चली आ रही है, मगर जो मेन चीज़ है वो ज़ियाउल हक जब आए उन्होंने लिया और उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई, स्ट्रैटेजी ऑफ 1000 कट, और पाकिस्तान और जम्मू एंड कश्मीर से जितने हमारे कश्मीर भाइयों को जिस तरह से आपने देखा, जो अभी का जो चेहरा है जिसमें लश्कर-ए-तोयबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन, जो ये नाम सुनते हैं आप, उनके जो यूनिफाइड कमांड उधर बना करके इन चीज़ों को करना पाकिस्तान को जब ये समझ में आ गया कि कारगिल वॉर के बाद पहले ही कि हम ले नहीं सकते, तो चलो इनको 1000 कट दो। 1000 कट देंगे तो कैसे देंगे? 1000 कट देंगे तो आप लोगों को मारेंगे, टेररिज्म करेंगे। और इस्लामिक जिहाद, ज़ियाउल हक ने इस्लामिक जिहाद, और यही डोनाल्ड ट्रंप की बात जो कर रहा था और मोदी, ये सब मैं आज के दिन में वेस्ट एशिया में भी जो हमास, हिजबुल्लाह, ये हूती, ये क्या है? इस्लामिक जिहाद है, उस जिहाद का हिस्सा है। कैल्फिएट, IS, अल कायदा, तो वो जिहाद है, ये जिहाद का हिस्सा है। मगर उसकी जो एक्चुअल मुंह तोड़ जवाब मिला वो मिला क्योंकि शुरू में मेरे ख्याल से मोदी साहब भी आए थे, शायद वो वाजपेयी साहब के इससे नीतियों से ये थे, तो 2014 से 16, मगर वो पाकिस्तान भी चले गए थे कि दोस्ती कर लेंगे, बुलाया नवाज शरीफ साहब को कि भैया हम कर लेंगे, हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे मिल के, वो भी चले गए। आपको सुना होगा बस यात्रा तो उन्होंने किया था, वाजपेयी साहब ने, अभी प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब ने बस यात्रा किया, मुशर्रफ साहब ने कारगिल दे दिया। जब मोदी साहब गए लाहौर तो उरी के पहले पठानकोट किया, पठानकोट उरी किया, फिर मोदी जी को समझ में आ गया टॉक एंड टेरर कांट गो टुगेदर, ये बातचीत। और इसके पहले तो मोदी खुद गए थे ना बातचीत करने, बिल्कुल सही। तब उनको समझ में आई, क्योंकि हम लोग भी यही बोला करते थे कि ये पाकिस्तान और चाइना को भले मत सोचिए कि चाइना में जो हो गया कि वो मान गए हैं, एक कदम पीछे लेकर के भाग रहे हैं, और हम जितने भी हम फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं उसी तरह पाकिस्तान है। ये कुत्ते के दुमे हैं, इनको आप दबा के रखोगे या पाकिस्तान को अखंड भारत को, अभी अखंडित है भारत, वाजपेयी कहते थे भारत अभी भी अखंडित है, हमारा है POK, गिलगित बल्तिस्तान हमारा है, बहुत बड़ा इलाका है, ये सब अखंडित है। ये अखंडित तो पूरा भारत होना चाहिए था। और अंग्रेजों ने यहाँ से जाने से पहले बाय डिजाइन भारत पाकिस्तान 2 नेशन थ्योरी उनकी है। उन्होंने नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का अमेरिकन ने कर दिया, आज तक लड़ रहे हैं। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया लड़ रहा है ना, इंडिया पाकिस्तान लड़ ही रहा है। यही चीज वहां पर इजराइल में करना चाहते हैं, पैलेस्टीन, यहूदी। आप बताइए, छोटे से जगह में उसको भी बोलते हैं 2 नेशन थ्योरी, बिगेस्ट फ्रॉड है ये। और यही कहता है डिवाइड एंड रूल का एक्चुअल रूल है। तो क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर के ऊपर में? जम्मू एंड कश्मीर में जब समझ में आया, उसके बाद आपने देखा 2 स्ट्राइक्स हुए हैं, सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट हुआ है, उसके बाद का हुआ है ना, और उसके बाद जो चीज़ें हुई हैं, उसके बाद जो आप अभी देख रहे हैं धारा 370, 35A, जो कि वो एब्सोल्युटली कॉन्स्टिट्यूशन का गुलामी था, के थ्रू गुलामी हम कर रहे थे चाइना पाकिस्तान। और पाकिस्तान की गुलामी में जो फैमिलीज़ हैं, जिसमें आप शेख अब्दुल्ला की फैमिली कह लीजिए, फारूक अब्दुल्ला और उनके साहबजादा जो अभी चीफ मिनिस्टर, वो उसी के सोच के हैं, वही सोच। मगर भारत की डेमोक्रेसी के अंदर में आप सांप को यदि सांप से काटना है, इनको ठीक अभी आपने दे दिया, फिर से जनता ने दिया, क्योंकि वहाँ मैंडेट ऐसा है, क्योंकि आपके डेमोक्रेटिक पैटर्न को हम चेंज नहीं करते। अदरवाइज जो मुस्लिम बहुल इलाका है वैली का, इसी कारण ये आए ना, चाहे PDP आ जाए, चाहे नेशनल कांफ्रेंस आ जाए, वहाँ पर इसलिए आतंकी हमले ज़्यादा बढ़ गए कह सकते हैं। वो पाकिस्तान की बौखलाहट है कि भैया ये तो हाथ से निकल गया,
तो आतंकवादी एक फेनोमेना है, वो वही उनके पास वही टूल है, वही उसके हाथ है। वो स्ट्रैटेजी कभी इधर बदल देगा, कभी दूसरे तरीके से बदलेगा, कभी। देखिए पाकिस्तान क्या करता है, आपकी स्ट्रैटेजी को वो लगातार बदलता है, कभी और लगातार बदल करके आपको 1000 कट कैसे, आपको उसकी सोच है कि आपको कैसे कट करें। 2 आदमी भेज दिया। आप अब कुछ बात कर रहे थे, मेरे से बात कर रहे थे ना कि 26/11 आने वाला है। हाँ। आपने ये बात किया था ना, 26/11 आने वाला था। यदि 26/11 को आप समझिएगा तो इन चीज़ों को समझ जाइएगा। 26/11 में क्या हुआ था, जब उसने हमला किया आपके पार्लियामेंट में 2001 में। हाँ, अब जलगुरु वाला जो मामला है, ठीक है, आतंकवादी मारे, उसके बाद प्लेन हाईजैक कर लिया, कर के ले गए, अपने बच्चों को, लोगों को छुड़ा ले गए। उसके बाद 10 आदमी भेज दिए, 26/11 आने वाला है। 10 आदमी 4 दिन तक महम ढा दिया आपका मुंबई माया नगरी में 4 दिन तक 10 लोग आए, रात के अंधेरे में आए। हाँ, 26 तारीख को कराची से चले थे, वहाँ आए, वहाँ आकर के और 8 टारगेट में, सोचिए, साउथ जो हमारा ये इलाका है, मुंबई का इलाका, वहाँ पर आए। वो बाद में हमको बताऊंगा कभी कि है क्या, यदि आपके पास समय होगा कि क्या था। 26/11 कश्मीर की बातें हैं, वो अपनी टैक्टिक्स को बराबर चेंज करता है। जैसे वहाँ पर उसने 10 आदमी भेज दिए, इसके उसी तरह कश्मीर में भी वो ट्राई करता है कि नीचे आ जाए, कुछ इन्फिल्ट्रेट कर जाएं, ड्रग को ले लें। और वहाँ पर सबसे बड़ा जो है OGW, आपने सुना होगा, ओवरग्राउंड वर्कर्स, इस्लामिक जिहाद जो वो चलाता है, उस जिहाद को चलाने वाले उसके पास बहुत लोग हैं, और वो स्लीपर सेल की तरह हैं, कभी खड़े हो जाते हैं, कभी पत्थर मार देंगे आपको। हमारी जो एक ये है ना, हम मानवता करते हैं, और हमने ये 14 से 16 तक का समय जो आप देखते हैं ना, वो पॉलिसी में बार बार होती है। या आप ये कहते हैं कि नहीं OGW है, वो पत्थर मारने वाले OGW का एक लिस्ट बनाया गया था, कितने ओवरग्राउंड वर्कर माने गए थे। PDP की सरकार थी, मोदी जी के भी उस समय था, BJP की सरकार मिलकर कर रही थी, चला रही थी। तो करीबन 9000 के आसपास बोलते थे, मगर वो 9000 को कुछ किया गया नहीं ना, पत्थरबाजों को। वो आज भी OGW हैं। ऑपरेशन रोशनी चलाई थी शेख फारूक अब्दुल्ला की। जितने भी नाले आते हैं पाकिस्तान से, जितने भी नाले आ रहे हैं, हाँ जरा पी लूं, तो उस नालों के ऊपर में जमीनों का इन्होंने सेटलमेंट किया है। ओके। बहुत जगह रोहिंग्या मुस्लिम्स को भी सेटल किया है। सारे OGW का काम कर रहे हैं। आज के दिन में OGW, आप बताइए, यदि हमको यहाँ लाना है आपके इस, और कोई आपका मिला हुआ है और किसी आदमी को लेकर के आ जाए नीचे से, उसको एक्सेस मिल जाती है। तो ऐसे एक्सेस, और फिर ये भी कि पत्थरबाजों को बच्चे कहकर छोड़ देना कि नहीं, भटके हुए बच्चे हैं। पिछली सरकार में ये भी हुआ, महबूबा मुफ्ती खुलकर इस बात को कहती रही, आर्मी का क्या काम है यहाँ पर, आर्मी को क्यों इतना अंदर तक आना चाहिए, यहाँ पर क्या काम है। और उसके बाद जब पुलवामा होता है, तब की स्थिति, तब तो मैं जयचंदों का नाम लिया था, जयचंद जो होते हैं, ये सब जयचंद है। और ये आपकी विडंबना है, क्योंकि ठीक है, डेमोक्रेसी का हिस्सा है कि बैलेट पेपर से आए, मगर ये आप लेके चलिए कि ये चीज़ें ख़त्म इसी तरह से होंगी। ठीक है, इनको फिर से मौका दीजिए, या तो ये अपने लाइन पे आ जाएंगे, या तो ये अब्दुल कलाम बन जाएंगे, या फिर ये, और वो ज़्यादा दूर दिन नहीं है, क्योंकि अब आप देखिए ना, अब थोड़ा तो शांति हो रही है ना। हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि वी हैव टू, जो हमने बॉर्डर के ऊपर में एक सीज फायर किया था। कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं सर, जो लोकल लोग हैं वो क्या चाहते हैं, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? देखिए, जब 47 से लेकर वहाँ की जो लोग थे, वहाँ की सरकारों ने ऐसा ये दिला दिया था कि पाकिस्तान के हम साथ में। और मुझे याद है, मैं सेकंड लेफ्टिनेंट हुआ करता था,
हाँ 79 की बात है जब Okay. मैं कमीशनिंग की, मेरी पलटन थी पलनवाला में, एक जगह है जहाँ से आप सुनते होंगे चढ़ाई शुरू होती, सुंदर बनी पड़, ये पुंछ रजौरी का रास्ता। ओके ओके। तो एक पेट्रोलिंग होती थी, मेरे तो ज़मीनी है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने एक लॉन्ग पेट्रोल होता था, और वो पेट्रोल होता था तकरीबन 2.5 महीने का, आप टुकड़ी को लेकर के पैदल राशन के साथ। तो हमने पलनवाला से शुरू किया था, पूरे जम्मू एंड कश्मीर की सारी जगह होते हुए फिर हम श्रीनगर में ख़त्म करते थे, वहाँ से गाड़ियों में आते थे। अच्छा। मैं उसका लीडर हुआ था। मैं जब उन जगहों में गया जहाँ पर फौज भी नहीं जाती, क्योंकि दुर्गम इलाके, हाँ। तो हमें 79 की बात कर रहा हूँ, 1979 की, तो हर एक घरों में पाकिस्तान का झंडा दिखाई देता था। अच्छा। हाँ, तो मैं उनसे पूछता था, भैया कि ये झंडा क्यों लगाए, और कहीं पर भी गांधी की या नेहरू की या इंदिरा गांधी की, कहीं सारे उस समय जिन्ना की तस्वीरें उन घरों में हमें, मेरे को, मैं बता रहा हूँ खुद, और ये सब पेट्रोल रिपोर्ट में सबको पता है, पेट्रोल रिपोर्ट में है सबको। ओके। क्योंकि उन घरों में हमें दिखाई देता था। तो क्या हुआ कि हम कभी भी इंटीग्रेट नहीं कर पाए, क्योंकि वो सरकारें ऐसे रही वहाँ की। जब 370 रहेगा 35A के साथ आप एक ध्वज, वहाँ बोलते थे ना, दो निशान, 2 विधान, तो वहाँ के विधान चलाने वाले यही थे, चाहे तो फारूक अब्दुल्ला के फादर हों, फारूक अब्दुल्ला खूब हों, मुफ्ती हों, या उनके मुफ्ती साहब, उनके वालिद साहब हों, यही लोग रहे ना। इन्होंने यही चलाया। ये तो जब इन्होंने शुरू किया ये टेररिज्म 90 के 80 के लास्ट में, और तब उसके फौज तो अपने बॉर्डर पे रहती है। ये थोड़ी ये ग्रिड श्रिड जो हम कहते हैं सब जगह जाओ सब जगह करो, ये सब फौज का काम ही नहीं। हम तो अपने सीमाओं पे रहते हैं, और वहाँ की पुलिसें टोटल पाकिस्तान के साथ मिली हुई थी। टोटल पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान का जो डीप स्टेट हो। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो जब शुरू हुआ, जब आपको याद होगा, आप शायद बच्चे जन्मे भी नहीं होंगे, जब क्रिकेट मैच हुआ श्रीनगर के अंदर और पाकिस्तान के झंडे लहराए गए, कोई भी मैच होता था वहां पर वो पाकिस्तान, अभी भी होता है ये चीजें, अब तो काफी हद तक अब है। अब लोग, अब क्या है, आने वाले जनरेशन्स भारत के साथ यही है, भारत के साथ मिलाना है, और भारत यही तरीके से जो है ये 370 हटा 35, ये लोग कहते हैं क्या हो गया, क्या बदल गया, कितने लोग बदलेगा, ये झंडा नहीं फहरता। देखिए, आप सोच से सब चीज होती है। ये आप मत जाओ आंकड़ों में कि कितने टेररिस्ट हैं, कितने मारे गए। हमने तो शहादत दी है, और ऐसे शहादत देते रहे लोग, सब देते हैं। और आज उनको अपने साथ यदि मिलाना होगा, धीरे धीरे आपको, आज भी कश्मीरी पंडित तो नहीं गए वापस, आपको एक कंडीशन इंश्योर करना पड़ेगा कि ऑल इंडिया, यदि ऑल इंडिया का हिस्सा है, तो यदि मैं जब वहां जाके बसना चाहता हूं तो क्यों रोका जाए, यदि हम जा करके बसना चाहें तो। मगर आज भी चीज़ें, और ये लोग समझेंगे, धीरे धीरे समझ रहे हैं कि भाई तरीका यही, जो फारूक, मैंने आप बताया ऑपरेशन रोशनी एक चलाया फारूक साहब ने, और रोहिंग्या तक को बसा दिया है वहां पर आपके इन जगहों में, और वही गाइड का काम करते हैं। फिर से आई है सरकार, मगर आपको NIA को, हमारे फौज अब जाती है, फौज को जिस तरह चाइना की तरफ हम, ये हमारी, क्योंकि हमारी संख्या उतनी है, हम वहाँ से निकल के गए तो इनको वैक्यूम मिला, कुछ ये करने की ट्राई की है, मगर हमारा काम नहीं है। इंटरनल काम है पुलिस का, जो इंटरनल सिक्योरिटी वाले लोग हैं, CRPF है, ये है जो होम मिनिस्ट्री है, उनका काम है ये। फौज का काम तो बॉर्डर्स के अंदर हमारी 1 भी इंच जमीन जाए, यदि 1 इंच जमीन की तरफ कोई देखता है, जैसे गलवान में देखने की चाइना की, तो जो कर्नल सुरेश बाबू ने अपनी जान की निछावर करके उनको ऐसा, वो हमारा काम बिल्कुल। और हमें चीज़ों को देखना पड़ेगा कि, और ये नहीं कह रहा हूँ कि हम तो सब हिस्से हैं, सब सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और सब काम कर रहे हैं। तो कहते हैं आज के चेतन आपको दिखाई देगा कि चीज़ें आपको ऐसा लगेंगी, मगर आप थोड़ा डीप में जाएंगे तो आप, यही बदलाव है, और ये 2016 से हुआ है। बुरहान वानी के समय
ऐसा माना जा रहा था। जो और क्यों अजीत डोभाल साहब भी वही थे, मोदी साहब भी वही थे, मगर उनको कुछ सोच होगी तभी तो वो कर रहे थे कि नहीं जाके हम गले मिलेंगे। गलती नहीं थी, सोच है, एक सोच है, एक तरीका है। वाजपेयी साहब ने यही किया था। अजीत डोभाल को सर कैसे देखते हैं आप अभी? अच्छे हैं, अपना काम कर रहे हैं। उनकी अजीत डोभाल को मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीसी हमारा होता है, जब मैं कर रहा था एज ए ब्रिगेडियर, तो बहुत बार उनके लेक्चर सुने, बड़े नज़दीक से देखा। एक पुलिस ऑफिसर हैं, रॉ शॉप में रहे हैं, जिनकी पकड़ इन चीज़ों में बहुत अच्छी है। इन चीज़ों में इंटरनल, जब पुलिस वाला होता है तो इंटरनली अच्छा होता है। एक्सटर्नली कितना हम उसको क्रेडिट देंगे वो मैं क्योंकि वो उसी तरीके से करते हैं काम, जो रॉ का ना शैडो वॉरफेयर, इन चीज़ों में। मगर मिलिट्रली तो भाई वही होगा जो नदन बॉर्डर में आपने सुरेश बाबू ने किया, और फिर उसके बाद जिस तरह से जो फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं, मैं उनसे बड़ा, जयशंकर साहब से भी, और अजीत डोभाल साहब भी देश के लिए काम करते हैं। सबसे बड़ा बात ये है, देश के लिए सोचते हैं, ऊपर नीचे हो जाए, मगर जब प्रिंसिपली आप सही हैं तो मैं ऐसा नहीं कहता कि भैया ये कोई जेम्स बॉन्ड है, चीज़ों को बदल देंगे। सबका अपना कालखंड होता है, एक कार्यकाल का समय होता है, बिल्कुल, उसमें उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छी है। मैं तो यही बोलूँगा, मैं उनको देखता हूँ कि सोच अच्छी है, भारत के लिए सोचते हैं, और ओरिजिनल थिंकिंग है, कॉपी पेस्ट नहीं है कि आप सुंजू पढ़ लीजिए जी, लिटिल आर्ट पढ़ लीजिए जी, ये किताब पढ़ लीजिए जी, अमेरिका क्या कर रहा है कि थिएटर कमांड कर रहा है तो हम कॉपी पेस्ट का नहीं है जवाब। सोच, आपको उसके लिए विजडम चाहिए, नॉलेज नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं। बोलते हैं ना, थ्रू नॉलेज एंड इसके लिए ध्यान, योग, चिंतन से ही आपको चीज़ें निकलती हैं। यदि मैं आपके साथ जब बातचीत कर रहा हूँ, मैं कोई सुनी सुनाई बात है कि भैया आज वहाँ पर उसने एक बॉम्ब मार दिया और उसके बाद ये हो जाए, तो फिर हमारी सोच में फिर हमारा कोई उसका यही नहीं है। फिर तो मैं तोता हूँ तो ही बात करूंगा, भाई क्वेश्चन पूछूंगा, बताऊँ। चाइना के लिहाज हम कितने सर बदल पाए? जो समझौता हुआ है उसे आप कैसे देखते हैं, अगर मैं शॉर्ट में आपसे समझना चाहूँ? और चाइना का जो मुद्दा है वो कितना सुलझ चुका है अभी? देखिए, फॉर द टाइम बिंग आप कहेंगे आज के कालखंड में जो चीज़ें हुई थी 2020 में, जो कि वो कुछ जगह को हमारे को ब्लॉक कर, फ्रिक्शन पॉइंट्स था। फ्रिक्शन पॉइंट्स में उसमें 7 फ्रिक्शन पॉइंट में कुछ चीज़ सुलझ गई थी। आपने बहुत सुना होगा, हॉट स्प्रिंग ठीक हो गया, हमारा पैगैंगसो में जो था ना, फिंगर्स के इश्यूज थे वहाँ ठीक हो गए, मगर 2 चीज़ बची थी। क्योंकि इस दौर में 2020 से लेकर के अभी तक के दौर में चाइना और भारत का एक अच्छा चीज़ है कि चाइना को भी समझ में आ गया कि बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे 62 के बाद 67 में जिस तरह से उसको थप्पड़ मिली थी, उधर नाथुला के ऊपर में, उसके बाद वो भूलता है, उसकी अपनी बहुत लिमिटेशंस हैं एल्टीट्यूड एरिया। तो उसको शी जिनपिंग साहब 2012 में आए तो उनको दिमाग खराब हो गया, उनको मोदी जी ने बहुत समझाने की चेष्टा की, अब जाके समझा है वो। ये मत सोचिए आप कि ये उसने, वो हमें बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आज के दिन में हमको अपने चीज़ों को निकालना है, हमें इकोनॉमिकली कितना प्रोग्रेस करना है, क्योंकि यदि हम लड़ाइयों में उलझ जाएंगे तो लड़ाई में चीज़ें खराब होती हैं, अच्छी नहीं होती, फिर आप थोड़ा ड्रॉबैक हो जाएगा। तो इसको आपको स्ट्रांग होकर के मिलिटरीली, और मिलिट्री डिप्लोमेसी एंड डिप्लोमेसी ऑफ दिस एंड पॉलिटिकल विल, डर के नहीं। हम कभी कभी डर जाते हैं, पहले हम डर से करते थे, डर के नहीं, वो डरे आपसे, जिसको हम कहते हैं ना वो डेटरेंस और क्रेडिबल डेटरेंस। और क्रेडिबल डेटरेंस केवल आप साजो सामान से नहीं कि हमारे पास ये तोप है और हमें ये, वो जो आपका जज्बा है वो आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो उनके पास तो क्या कमी है। और मैं फिर से देखूं,
मैं इसलिए बोलता हूँ कि सुरेश बाबू का जो वो है इंडियन आर्मी की हाथ के बल मारना और अपने से दूरने को मारना, और यही सिख रेजिमेंट में राजा रंजीत सिंह ने जब उनकी खंड चलती थी तो तभी वो उधर थे, कश्मीर से भी आगे निकल गए थे, वो इस सब इलाका राजा रंजीत, और इधर अफ़गानिस्तान की तरफ, क्योंकि उस समय तो ये पठान भी अपने सलवार को करके बचना चाहते थे, बुर्के पहन के भागते थे। तो वो आपको कैपेबिलिटी। सर सिख रेजिमेंट की आप अगर जो आप बात बता रहे हैं काफ़ी, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत दिलचस्प चीज़ें हैं, उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें आप और इंटरेस्टिंग कुछ, जो क्योंकि आप तो सर जुड़े रहे हैं, आपने तो लीड किया है। देखिए सिख रेजिमेंट की दो चीज़ें हैं और ये गुरबानी से आती है जी। सूरते पहचानिए जो मरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़ी, एक ये है हमारा। उसमें कहता है कि जो शूरवीर है, भारत तो शूरवीरों की धरती है ना, चाहे महाभारत में, कृष्ण में, हमारा फितरत वो है। मगर हम लोग अब ज़्यादा बुद्ध करने की बात करने लगे हैं। ठीक है, बुद्ध में मैं भी मेडिटेशन करता हूँ, ये अहिंसा ज़्यादा आ गया। महात्मा गांधी ने तो उसको, मैं क्या कहूँ, अहिंसा के ऊपर में इधर में मारो, इधर भी मार दो, हम वो वाला नहीं, हम शूरवीरों की धरती है, तो हम पुरजा कट मारेंगे। एक तो सिख रेजिमेंट का ये है, मगर अपनी ज़मीन को, अपनी कबू ना छाड़े खेत व्हाट इज देयर, लैंड को हम नहीं छोड़ेंगे। कोई हमको एक दूसरा है निश्चय कि अपनी जीत करो, आपने सुना हो ना, हमें निश्चय करना अपनी जीत के लिए, हमारा मोटो है निश्चय कर। चाहे कोई रन का मैदान हो, पढ़ाई का मैदान हो, खेल का मैदान हो, वर्ल्ड के अंदर में कोई चीज़ है, उसके अंदर में निश्चय करना है अपनी जीत का। और जीत कोई धोखाधड़ी से नहीं आती, वो संत सिपाही बन के ही आती है। और सिखों का ये बहुत बड़ा है, क्योंकि एकदम सिख प्योरिटी है, हिंदुइज्म का ही लिया हुआ है ना, गुरु नानक ने बहुत से लिया है, जो अच्छी चीज़ थे सूफियों में या एवं मुस्लिम में, उन चीज़ों से बना है ना सिखिज्म, प्योरिटी से है। और सबसे तो उसमें छन पपट नहीं है, दो चीज़ें हैं। और वो तो गुरु गोविंद साहब तो भाई उनके हाथों में तलवार था ना, वो खड़े हुए अन्याय के प्रति। तो इसलिए मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि हमने भी मैं सिख रेजिमेंट ज्वाइन किया तो यंग से हमारे अंदर भी वही चीज़ें आ गई, उनकी प्योरिटी आई है। हमारे यहाँ भी खालिस्तान का एक मूवमेंट भी जो चल रहा है सिखों के बीच, तो उसमें भी है एब्रेशंस हैं, मगर जो सच्चा सिख है ना, ऐसा नहीं कि मैंने भी कड़ा पहना है, ऐसा नहीं कि मैंने बाल रख लिया और कड़ा पहन लिया तो हम सिख का अलग है, अलग उसकी दो मैंने आपको बताई। और मेरे ख्याल से किस चीज़ पे ये बातें हमारी हो रही थी जिससे हम यहाँ निकल आए। नहीं बिल्कुल, ये अब चले थे चाइना से, फिर हम यहाँ पे आप सिख रेजिमेंट के बारे में। तो चाइना के बारे में आपने पूछा था, मैं ख़त्म करूँगा। चाइना के अभी किस तरह से ये एक पड़ाव है, अभी भी 50,000 डिप्लॉयमेंट दोनों साइड में है। हाँ। हमारा अभी केवल जो हुआ है वो हुआ है कि फ्रिक्शन पॉइंट के ऊपर में हम पेट्रोलिंग भी करने लगे हैं और हम चीज़ें मान गए जो हमारी टर्म थी, हमारा अपना टर्म्स में, इंडिया के टर्म्स में वो घुटने टेका है। हाँ। दूसरा 50,000 ट्रुप्स को हम कहते हैं आप ले जाइए, इस लद्दाख की बात कर रहा हूँ, इस इलाके में ईस्टर्न लद्दाख की बात कर रहा हूँ। उसी तरह 90,000 ट्रुप्स हमारे अरुणाचल में भी हैं और सिक्किम में भी हैं, तो वो भी ख़त्म होंगे। मेरा ऐसा मानना है कि सी जिनपिंग जब तक ये सत्ता में हैं या इनके बाद यदि चीज़ें हम उतना नहीं पढ़ पाए हों कि कौन इनका सक्सेसर होगा, ये इनका दिमाग ख़राब है। ये तो अरुणाचल के पूरे 90,000 स्क्वायर किलोमीटर को बोलना शुरू कर दिया। हाँ। नया बखेड़ा खड़ा किया, कैटेगोग्राफिकली ये करना चाहते हैं। इन्होंने नया चीज़ उधर ले आए, लिम्पियाधोरा आपने सुना होगा, काला पानी लिम्पियाधोरा सुना है ना, नेपाल उनके मैप में ये डाल दिया, तो ये नया बखेड़ा खड़ा किए हुए। तो ये ऐसा नहीं मान लीजिए कि हमने ये कुछ बात किया और चीज़ें वही हैं जब तक वो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस में, और हम बड़े
मानसरोवर का यात्रा करना, और मानसरोवर हमारा है भाई, शिव का है ना वो, बिल्कुल। तिब्बतों का है, वो जब तक नहीं सॉल्व होगा, चाइना के साथ प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा मिलिट्रली। इंडो पैसिफिक में वो आकर के श्रीलंका में और रिंग ऑफ पॉन्स नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आज के दिन में हम बोलेंगे ठीक है सर, हमें चाहिए समय, और क्योंकि उनकी वो सोच रहे थे कि हम तो राइज कर गए, हम भारत को दबा देंगे, यूनिलैटरली हम रीजनल पावर बन के निकलेंगे। निकल नहीं पाए ना। आज तो उनको यह हालत पड़ गई, उनको समझ में आ गया। वो तो कह रहे थे अमेरिका को भी दबा देंगे। मगर देखिए, रशिया चाहता है मल्टीपोलर, इंडिया चाहता है मल्टीपोलर। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब इसको स्पेस देंगे। वो भी ये नहीं कहते कि हम लड़ाइयाँ करते रहो, कि यहाँ भी करो, उधर भी दबाओ, इधर भी दबाओ। एज ए प्रिंसिपल डोनाल्ड ट्रंप इज करेक्ट ऑन दिस लाइन। यदि वो कहते हैं ग्लोबलाइज वर्ल्ड में सब पैसे वाले हों, आप यदि इन्फ्लुएंट हो, कहीं क्यों नहीं इन्फ्लुएंस, आपके पास भौतिक चीज़ें आए तो क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल, चाइना को समझ आ रही है, कई क्षेत्र में तो आ गई है। अरुणाचल वाले में जो चाल वो चल रहा है, उम्मीद है वो समझ आए। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे यही रहेगा कि इस वक्त क्योंकि बात हो रही है, अगर मैं शुरू करना चाहूँ, जो एग्जाम्पल अगर मैं दूं कि इजराइल ने जो अटैक किया ईरान पे, साइबर अटैक जो हुआ, काफी सारा नुकसान उसे हुआ। अब आने वाले दिनों में जो युद्ध होगा वो साइबर अटैक से होना मुमकिन है। साइबर अटैक एक बहुत बड़ा चीजें बनती जा रही है, बहुत बड़ा खतरा भी बनता जा रहा है। इंडिया कितना तैयार है इसके लिए, इंडियन आर्मी कितना तैयार है, और बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं, साइबर वॉर आ रहा है, स्पेस वॉर आ रहा है, काफी सारी चीज आ रही है कि बैटल्स वहां लड़े जाएंगे। तो ये हम कितना तैयार हैं इसके लिए? देखिए चेतन, आप उसकी बात कर रहे हैं रेवोल्यूशन ऑफ मिलिट्री फील्ड की ना, आप जो एक में उसकी आयाम आपने लिया कि साइबर का चीज़ जो आप देख रहे हैं, जो पेजर अटैक उन्होंने हिजबुल्लाह के अगेंस्ट में किया था, जिस तरह से ना पेजर अटैक हुआ था ना, पेजर अटैक, वॉकी टॉकी, ये सब जो चीज़ें हैं ईरान के ऊपर में, साइबर वो एक आयाम है। देखिए, हम लोग अभी जब हम बात करते हैं तो नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर की आप बात करें, हमारा कॉन्टैक्ट ना हो, बिल्कुल नॉन कॉन्टैक्ट। अमेरिका इसको अब कहता है अबव द हॉराइजन स्ट्रैटेजी। अफगानिस्तान से क्यों निकला वो, मैं उसमें, और फिर आपके साइबर के वाले को, वो इसलिए निकला कि हम अब अपने कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे, हम अबव होराइजन्स में, जिसमें ड्रोन्स आ गया, मिसाइल्स आ गए, ये आ गए, उससे हम अमेरिका, दुनिया बहुत बड़ी है, अमेरिका उसके 300 बेसेस हैं, तो अपने बेसिस को ख़त्म नहीं करना चाहता, मगर वो चाहता है कि अबव द हॉराइजन स्ट्रेटजी उसको कहते हैं। इसको कोई नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर कहता है कि कॉन्टैक्ट नहीं होगा। मगर दो चीज़ें अभी जो हुई हैं, खास करके जो आप देख रहे हैं ट्रांस अटलांटिक एरिया में, रशिया यूक्रेन वॉर में, और जो आप ईरान में देख रहे हैं जो हमास के अगेंस्ट में, क्योंकि वो तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको मारने के लिए फाइनली आईडीएफ को जमीन, बूट्स ऑन ग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट वही है, वो चीज। तो ये साइबर उसका एक आयाम है, इसको 5th 6th जनरेशन, इसको नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर इज आयाम। ड्रोन उसका हिस्सा है। अब देखिए ना, ड्रोन जाती है ना, मिसाइलें जाती हैं, मगर इससे आप पूरी परिस्थितियां नहीं बदल सकते। ये पहले भी होती थी। आर्टिलरी क्या था, आर्टिलरी सिग्नल क्या था, उसको हम लोग, जो आप साइबर वॉरफेयर सुनने को मिलता है, साइबर वॉरफेयर के पहले हमारा इसको जो सिग्नल, हमारे सिग्नल वाले इसको चलाते थे, उसके अंदर में EW, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहते थे इसको। उसको, उसकी तोड़ थी EW, इलेक्ट्रॉनिक वॉर, उसका तोड़ था कि वो चलाता है तो उसको तोड़ेंगे कैसे। अभी साइबर का मतलब है कंप्यूटर्स, हम लोग साइबर के थ्रू ही कर रहे हैं। तो इसके एक डायमेंशन है, जो फिजिकल डायमेंशन है, इसके एक डायमेंशन है जो कि बाय एयर है, जो उसको कहते हैं ना, जो डिजिटल है। आप बताइए, अभी आप न्यूज़ तो नहीं होंगे, कल एक न्यूज़ आया कि बाल्टिक सी है, जो वहाँ पर जो इंटरनेट के 2 केबल थे, वो कटा हुआ मिला। एक फिनलैंड को, एक स्वीडन को जा रहा था, और अभी उनको पता लगा कि चाइनीज़ की
एक शिप वहाँ से गुजरी, इसके पहले भी वो काट गए, और वो ताइवान के साथ करते हैं। ठीक है, आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में आपको यहाँ तक आने के लिए भी हम केबल का यूज़ कर रहे हैं। एवरीथिंग इज नॉट वाईफाई, वाईफाई हैज़ गॉट लिमिटेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हैज़ गॉट लिमिटेशंस। तो इसका फिजिकल एक है नॉन कॉन्टैक्ट। तो साइबर में साइबर वॉरफेयर का जो एक है, उसमें एक फिजिकल एस्पेक्ट है, एक नॉन फिजिकल एस्पेक्ट है, जिसमें भाई आप डिजिटली करना चाहते, तो वो एक बहुत बड़ा आयाम है, वो सेम है। हम लोग ये आज नहीं, उस जमाने से चल रहा था इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, उसका नाम EW होता था। तरीका बदला है, तरीका में साइबर डोमेन आ गया है, कंप्यूटर्स आपके सारे चीज डिसीजन ले, AI सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सुपर कंप्यूटर्स आए। कंप्यूटर हमने 79 में मैंने कंप्यूटर देखा था, जब मैं NDA गया था तो हमें ले जाते थे दिखाने के लिए, जब हम लोग कैडेट थे, तो हमने वहाँ पर पहली बार कंप्यूटर देखा, सुपर कंप्यूटर। ये जो हम रूम बैठे हैं, इसका 10 गुना इतना बड़ा मशीन होता था, और वो टिक्की 011 001 वहाँ से चला, आप तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाता है, इंफॉर्मेशन। तो ये स्पेस वॉरफेयर उस समय भी था, अब उसका बदलता हुआ। तो ये चीज़ें कभी बदलेंगी नहीं, जो बेसिक है उसमें जुड़ती जा रही है। हम तैयार हैं सर इसके लिए? वो 100%। आप क्या बात करते हैं कि अब इंडियन आर्मी इज ए थिंकिंग आर्मी। इंडियन आर्मी इज एवरी मिनट डायनेमिक है, डायनेमिज्म। और आपने एक सवाल किया था कि आप कितना मानते हैं कि जो ये हमारा जो रिक्रूटिंग सिस्टम के क्या नाम बताया? अग्निवीर। हाँ, अग्निवीर। देखिए, अग्निवीर को लोगों ने इस तरह से, अब मैं पहला दिन से बोल रहा हूँ, मेरे हर एक जगह में हमारे भी कुछ वेटरन्स ये चिल्लाने के मर गए हम। मेरा मानना है कि ये इवॉल्विंग प्रोसेस है। हम पुरानी चीज़ों पे यदि खड़े रहेंगे, यदि वर्ल्ड यदि अमेरिका अपने को नॉन कॉन्टैक्ट में ले जाता है, अबव द ऑरिजिन, और हम यही चीज़ में अग्निवीर कोई ऐसा नहीं है कि कोई जवानों के अगेंस्ट में। अग्निवीर में इतनी अच्छी स्कीम आई है ये। हाँ, उसमें कमियां हो सकती, रेजिमेंटेशन को नहीं टच करना है, वो हमारी स्ट्रेंथ है। सब हमारे भी कुछ लोग अब सब समझ रहे हैं धीरे धीरे। और देखिए, जो भी सर्विंग ऑफिसर, मैंने तो सारे उनसे बात करता हूँ जिन्होंने अग्निवीर को अभी देख लिया। अग्निवीर तो रोल आउट हो गई, बड़े खुश हैं वो, बहुत खुश हैं कि आपके पास जब आपको, क्योंकि पहले जनरेशनल चेंज जो होता था, मेरे फादर के समय में 60 साल में एक जनरेशन चेंज होती थी। उसके बाद हमारे समय में वो तकरीबन 30-40 साल, मेरे बेटे के समय तो अभी वो 10 साल का जनरेशनल चेंज है। इतनी फास्ट आप लोग, और आज के दिन में 5 इयर्स है जनरेशन चेंजेस। जो लोग आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं पॉडकास्ट में बैठा हूँ, जो ये बच्चे वहाँ कर रहे हैं, जो आज का जनरेशन, नेक्स्ट 5 इयर्स इट विल टोटली चेंज। आपको पता ही नहीं कहाँ हम जाएंगे। क्या AI, रोबोटिक, जो ये सब बात करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, आप ऐसे करेंगे यहाँ पर इंफॉर्मेशन। अभी आप किताब लेके बैठे हैं ना, अभी हम कुछ सोच से बोल रहे हैं, आप कुछ करेंगे हाथ में ऐसे करेंगे, यहाँ आ जाएगा आपके पास। मैं यदि यहाँ से ऐसे हाथ करूँगा और बोलूँगा कि ऐसे ऑन, वर्चुअली आपके पास आएगा। रोबोटिक, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये बहुत तेजी से चेंज हो रहा है और ये होगा। हम 21वीं सदी के तीसरे जहां से मैं शुरू किया था, तीसरे दशक में ये आप देख रहे हैं, चौथे दशक में और होगा, 5वें दशक में और होगा। इंडिया इज ए डायनेमिक कंट्री। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ को पहचाने आप। हमारे यहाँ इतने लोग आज पूरे, मेरा बेटा भी कंप्यूटर साइंस में AI में करता है। मैंने उसको देखा है सामने ग्रो होते हुए। ट्रिपलाइट का लड़का है, अभी अमेरिका में बैठा हुआ, वो भी AI का है। जो मैं उनको देखता हूँ, अपने बच्चों को देखता हूँ, नज़दीक वालों को देखता हूँ, हम बात नहीं कर, मैं उनको देखता हूँ कि मैं तो हमारी ज़िंदगी में ये दिखता है, आपके ज़िंदगी में, आपके बच्चों को। हम सबको सोचते हैं कि मेरा जनरेशन सबसे अच्छा, ये सबसे गंदे हैं, ये तो टैटो वाले हैं, ये तो ड्रग। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इंडिया इज़ डायनेमिक।
जो ये धरोहर है इसको पहचानना पड़ेगा आपको। सबकी स्ट्रेंथ है बिल्कुल। और इंडियन आर्मी इज अब्सोल्यूट 200% वी आर प्रिपेयर। हाँ, हमें कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को वेरी एग्रेसिव बढ़ाना पड़ेगा, चाहे मिसाइल हो, और हमें हमारी सोच कम से कम, और हमारी सोच ऐसी है, हमारे जो स्कूल ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, हमारे यहाँ जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, वॉर गेमिंग, हम ऐसे नहीं छोटे मोटे चीज़ों में पढ़ते हैं। ये नहीं कि एक वो लड़का उधर हो गया, वो ये सब चलते रहता है, मगर आपको आगे निकलना है। और मेरे को बड़ा उम्मीद है कि जो भी हमारे कर्मधार लोग हैं जो आज के दिन में हैं और आने वाले, वो इसी डायनेमिज्म को, क्योंकि मैंने तो नहीं बदला, जो मैं सेकंड लेफ्टिनेंट 79 में ज्वाइन किया था, और जब मैं निकला फौज के अंदर में चेंज के अलावा, डायनेमिज्म के अलावा, इथॉस, सोच, काम, वही जो कि मेन चीज़ है, जो एब्सोल्युटली प्योरिटी जब हमने जमानों को देखा, और उसमें, और इसलिए मैं कहता हूँ अग्निवीर इज़ ए वेरी गुड स्कीम। उसमें चेंजेस हो सकते हैं। अभी तो गवर्नमेंट, जब हमने सबने जोर लगाया, सब लोगों ने मिलकर जोर लगाया, तो अग्निवीर का तो 100% उनका एब्जॉर्बेशन है आउटसाइड। कोई कहेगा कि क्या हो जाएगा 4, अरे जनरेशनल चेंजेस 5 साल में होने वाला है, तो आप बोलिएगा टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगा। यदि आपको फ्रेश कोई मिल रहा है, फ्रेश जो कि आप उठा के ला रहे हैं, जो कि जिसको आपको तैयार, वो चीज़ें हैं जो आपको ग्राउंड लेवल पे मिलेगा। और इट इज़ अ विन विन सिचुएशन, क्योंकि आने वाला समय में इंडिया जिस तरह से राइज कर रहा है इकोनॉमिकली, आपके इतने ये हो जाएंगे कि लोग नहीं आना चाहेंगे यदि आप वही घिसी पिटी अपनी आर्म फोर्सेस के अप्रोच के साथ हम चलते रहे, पुरानी अप्रोच के साथ। लोग नहीं आएंगे। जो अमेरिका, मान लो कहे क्यों कंस्क्रिप्शन करना पड़ता, क्यों चाइना को रेजिमेंटेशन नहीं, क्यों नहीं मिलते हैं, क्यों कंस्क्रिप्ट है, कहना पड़ता है कि 3 साल आप पक्का करेंगे आके ड्यूटी हर एक को। तो यदि हमें एक कन्वेंशनल आर्मी को वॉलंटियर, हमें सबसे बड़ा है इंडियन आर्मी, आर्म फोर्सेस आर वॉलंटियर, हम अपने स्वेच्छा से आते हैं, फोर्स करके नहीं। और इसलिए मैं ये नहीं कहता कि वो अग्निवीर के जो लोग बातें उठाते हैं कोई, वो भी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। जो अग्निवीर के ऊपर में लोग कहते हैं ना कि हम मर गए, हमको नहीं मिल रहा है, हमारी तो हमारे भी 3-4 जनरेशन, तो हम जब से आज़ाद हुए हैं, हमारे परिवार के लोग फौज में हैं, हमारे बच्चे फौज में, हम फौज में, मेरे फादर। तो हम उनको ये देखना पड़ेगा कि मैं उसको यदि डीपली सोचता हूँ और आंख बंद के सोचता हूँ, दूसरों की बात सुन के नहीं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी स्कीम है जी। सो वी आर रेडी फॉर एवरी सिचुएशन, एवरी टाइम, ऑल द टाइम, 24/7, 365 days। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और उम्मीद है हमारे दर्शक जो आपकी बातें उन्होंने सुनी, और कि हम कहाँ खड़े हैं आज, हमारी भारतीय सेना के तीनों अंगों की क्या क्षमता है, और इसी के साथ इंटरनेशनल लेवल पर जो हम बातें करते रहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत का आज क्या कद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाते हैं तो किस गर्मजोशी से उनका स्वागत किया जाता है, मुलाकातें होती हैं। तो ये कभी एक बड़ा लीडर ना भूलता है, ना पुतिन जैसे लीडर भूल सकते हैं और ना ट्रंप जैसे भूल सकते हैं। तभी वो अपनी रैलियों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खासकर भारत का जिक्र हमेशा करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और सर एक लास्ट मैसेज हमारे दर्शकों को अगर आप देना चाहें, जो क्योंकि आपसे लोग सर काफी इंस्पायर रहते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं इंडियन आर्मी के, कुछ अगर एक मैसेज देना चाहें हमारे दर्शकों को जो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी आप उन्हें बोलना चाहते हैं। देखिए, आपके दर्शकों को यही बोलना चाहेंगे, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो यूथ हों, चाहे जो एस्पिरेंट है आर्म फोर्सेस, कि देश की सेवा और फौज के अंदर आकर के देश की सेवा सबसे बड़ी मेरे ख्याल से सेवा है। ये कहा जाता है और सब लोग बोलते हैं जी। कि देश सेवा परमोहे है, देश की सेवा परमोहे है। तो ये आपको जरूर इसके बारे में सोचना चाहिए। और यहाँ पर इंडियन आर्मी में आएंगे तो आपके लिए आप एक ह्यूमन बीइंग बन के निकलते हैं। एक द ऑफिसर्स द जेंटलमैन है, जवान भी हमारे जेंटलमैन बनते हैं, एक अंदर से एक आप जेंटलमैन बनते हैं। इंग्लिश में बोल के द ऑफिसर्स द जेंटलमैन है, मगर
आप एक इंसान बन के निकलते हैं। हाँ, वहाँ पर कुछ परसेंटेज इधर उधर हो सकते हैं कुछ, हाँ बिल्कुल। मतलब उसकी वीडिंग आउट जरूरी है। और अग्निवीर वो भी एक तरीका है कि आप और अभी तो 100% आपके माध्यम से ये बोलूँगा कि अग्निवीर के अंदर में जितने भी आएंगे उनको उनका भविष्य बहुत उज्जवल जी। फौज के अंदर में, बाहर में, क्योंकि 100% अब तो कमिटमेंट है ये तो गवर्नमेंट। और इसमें उनका भी योगदान है जो इसके ऊपर में सवाल खड़े करते रहे और सवाल खड़ा करना चाहिए, तभी जाकर के कोई स्कीम अच्छी होगी, लगातार सोच विचार चलेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।